अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉनिकल कवर या उसका मिनिमल कवर भी कहते हैं, इसका एक और नाम इरेड्यूसिबल सेट भी है। ठीक है, तो क्या हमारे पास ये जो कॉनिकल कवर है वो क्या होता है, उसे हम कैसे अचीव करते हैं, ये भी हम देखते हैं। सबसे पहले कॉनिकल कवर की बात करें तो आपके पास एक सेट ऑफ एफडीज अगर अवेलेबल है, ठीक है, और उसको हम इस तरह की कंडीशन में, मतलब उसको थोड़ा सा कट डाउन करके शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें कि जो ओरिजिनल सेट था और जो शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है वो इक्विवेलेंट हो। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये कॉनिकल कवर है उसी सेट का। ठीक है, अब इक्विवेलेंट कैसे हैं कि मतलब हम उसके अगर अंदर आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियोम्स लगाएंगे तो हम उसे फर्दर वापस उसी पोजीशन में लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब कॉनिकल कवर को अचीव करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये है कि हम जितनी एफडीज होती हैं उनकी जो राइट हैंड साइड है उसे स्प्लिट कर देते हैं, जैसे स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी या डिकम्पोजिशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि हम एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स को रिमूव करते हैं या हम ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज को रिमूव करते हैं। और जो थर्ड स्टेप्स है उसमें हम रिडंडेंट डिपेंडेंसीज को रिमूव कर देते हैं। इनको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास रिलेशन के अंदर 4 एट्रीब्यूट्स हैं ABCD और उसकी ये हमारे पास FT गिवन है। ठीक है, अब हमने इसका कॉनिकल कवर फाइंड करना है, तो उसके लिए हम जो फर्स्ट स्टेप है वो करेंगे कि हमने जो इसकी राइट हैंड साइड है उसे स्प्लिट कर देना है। तो इसमें तो सिंगल एट्रीब्यूट है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स हैं तो हम इसे स्प्लिट कर देंगे। AB B को भी डिफाइन कर रहा है और AB D को भी डिफाइन कर रहा है, और फिर A जो है वो B को भी डिफाइन कर रहा है और A जो है वो C को भी डिफाइन कर रहा है। इसी तरह B से D एज इट इज़ लिख लेंगे और BD जो है वो A को डिफाइन कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज को रिमूव करना है। पहली बात तो यहाँ पे ये ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर हम फाइंड करें, ट्रिवियल क्या होती है कि जो आपकी राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट है। तो यहाँ पे B जो है, यस इट्स अ सबसेट, C नहीं है, D नहीं है, बाकी नहीं है। तो हमारे पास ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये क्या है, ये एक ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। हमने इसको यहाँ रिमूव कर दिया तो हमारे पास ये बाकी का सेट बचा है। अब इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एक्सट्रानियस एट्रीब्यूट्स को ख़त्म करना। ठीक है, अब आपने 2 पॉइंट्स ज़हन में रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे AB के अलावा के कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है, ये जस्ट एन एग्जांपल आपने जहन में रखना है कि अगर आपके पास एक ये FD अवेलेबल है कि AB जो है वो C को डिफ़ाइन कर रहा है और एक ये FD अवेलेबल है कि A जो है वो C को डिफ़ाइन कर रहा है, तो अगर ये दोनों FDs इस सेट में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे कि अगर A अकेला C को डिफ़ाइन कर सकता है तो B की ज़रूरत नहीं है। B क्या है, एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, फाइन। और दूसरा केस ये बनता है कि अगर AB C को डिफ़ाइन कर रहा है और A जो है वो B को डिफ़ाइन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें भी अगर A की हेल्प से हम B डिफ़ाइन कर सकते हैं तो B डिफ़ाइन करने के बाद फिर AB की हेल्प से हम C भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इस केस में भी जो आपके पास B है वो क्या है, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है। तो इन दोनों केसेस में एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट क्या है, B। तो आपने जहन में क्या रखना है कि इस तरह का केस है और साथ इस तरह का केस है। अब यहाँ पे A की जगह कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है, B की जगह कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है, या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने इसमें से वो चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप सबसे पहले थोड़ा सा गौर से देखो तो हमारे पास यहाँ पे AB से C डिफ़ाइन हो रहा है और A से C डिफ़ाइन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये केस है, A से C डिफ़ाइन हो रहा है, B से C डिफ़ाइन हो रहा है, यस यहाँ पे ये केस अवेलेबल है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, B क्या है, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, तो आप इसे कट कर दोगे। ठीक है, अगर हम इन दोनों केसेस को देखें, ठीक है, ये दोनों केसेस क्या कहते हैं कि A B को डिफ़ाइन कर रहा है, A B जो है वो D को डिफ़ाइन कर रहा है। तो फाइन, हम अगर A की हेल्प से B डिफ़ाइन कर सकते हैं तो फिर उसके बाद हम उन दोनों से D भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अकेला A विल बी एनफ। ठीक है, तो B एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें, इनकी बात करें, इसको मैं 3 से रिप्रेजेंट करें, आपको जहन में रहे कि क्या चीज़ हम करना चाह रहे हैं। इन दोनों की बात करें तो B से D डिफ़ाइन हो सकता है, तो फिर ये क्या है, D एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है। ठीक है, यहाँ पे ये अवेलेबल है। ठीक है, तो हम जब इसको यहाँ से कट कर देंगे तो हमारे पास अब ये FD क्या बन जाएगी, A से C। ठीक है, ये FD क्या बन जाएगी, A से D। ये FD बन जाएगी A से B एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, और यहाँ पे ये कट करके इस तरह आ जाएगा। तो ये आपके पास मज़ीद रिड्यूस जो है वो सेट आ गया। ठीक है, फाइन।
इसको हम कहते हैं कि हमने एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट को या एक्स्ट्रानियस एट्रीब्यूट को ख़त्म कर दिया। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ जाते हैं। थर्ड स्टेप ये कहता है कि जो रिडंडेंट एफडीज हैं उनको रिमूव कर दो। अब रिडंडेंट से एक चीज़ तो ये मुराद है कि अगर आपके पास दो सिमिलर एफडीज हैं तो उनमें से आप एक एफडी रख लो, मतलब ए टू सी और ए टू सी रिपीट हो रहा है तो आप इस ए टू सी को ख़त्म कर दो। सिंपल, ये ए टू सी एनफ है, फाइन। इसके अलावा रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स क्या एफडीज क्या होती हैं कि अगर हम इस एफडी को सबसे पहले लेते हैं, ठीक है, अगर मैं इस एफडी को इस पूरे सेट में से निकाल दूँ तो बाकी सेट क्या बचा, ये बाकी सेट है, ठीक है। तो क्या मैं इस बाकी सेट से ये एफडी अचीव कर सकती हूँ? अचीव करने से क्या मुराद है कि अगर मैं इस सेट में ए का क्लोजर लूँ तो क्या मुझे सी मिल जाएगा? तो इसका मतलब है कि ये रिडंडेंट है, इस सेट से भी हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, तो इसको हमें स्पेसिफिकली लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे चेक कर लेते हैं। ए का क्लोजर लेंगे इस सेट के एतबार से, ठीक है, जो इसके अलावा है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए डी बी, ठीक है। इस सेट में हमारे पास सी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये एक इम्पॉर्टेंट एफडी है, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ए से डी। अगेन इसके अलावा बाकी सबके सेट को आप साइड पे कर देंगे और अब ए का क्लोजर लेके देखें क्या डी आता है। यस, यहाँ पे डी अवेलेबल है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये एक रिडंडेंट एफडी है, फाइन। इसके बगैर भी हम ए से डी अचीव कर सकते हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब इसके रिमूव करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एफडी हमें चेक करनी है वो क्या है, ए से बी, ठीक है। अब जो ए से बी है उसके अलावा बाकी सेट को आप यहाँ मेंशन करें, ठीक है, और ए का क्लोजर लें तो क्या बी अवेलेबल आता है, नहीं, हमें बी नहीं मिलता, तो इसका मतलब है ये एक इम्पॉर्टेंट एफडी है। फिर उसके बाद अगर हम बी से डी की बात करें, ठीक है, तो अगर मैं बी से डी को रिमूव कर दूँ तो क्या बी से मैं डी अचीव कर सकती हूँ? तो मैं बी से जो है वो डी अचीव नहीं कर सकती, इसका मतलब है ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम बी से ए की बात करते हैं। अगेन वही काम करेंगे, जो रिमेनिंग सेट होगा उसको साइड पे लिख दें, बी का क्लोजर फाइंड करें, तो जो क्लोजर है उसके अंदर ए नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है ये भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट एफडी है, हम इसको भी रिमूव नहीं कर सकते। तो आपके पास इन शॉर्ट अगर हम पूरा सेट कंप्लीट करेंगे सेट, तो हमारे पास ये फाइनल एफडी आ रही है, ठीक है। अब इस फाइनल एफडी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, हम यूनियन की प्रॉपर्टी लगा के, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि ए जो है वो सी और बी को डिफाइन करे और जो बी है वो डी और ए को डिफाइन करे। अच्छा, एक बात आपने जहन में रखनी है, कॉनिकल कवर जो है वो इरेड्यूसिबल सेट होता है, इसको आपने इस तरह से रिड्यूस नहीं करना कि आप कोई इंपॉर्टेंट एफडी को मिस कर जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर इसको देखें कि ए बी को डिफ़ाइन कर रहा है, बी डी को डिफ़ाइन कर रहा है, ठीक है, तो अगर आप ट्रांजिटिविटी के तहत कहें कि जी फिर बी की ज़रूरत नहीं है, मैं ए से डायरेक्ट डी डिफ़ाइन करवा लेती हूँ, तो ये और शॉर्ट हो जाएगा, फाइन। लेकिन अगर हम इस चीज़ को रिमूव कर देंगे, ठीक है, तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को मिस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसा कुछ नहीं करना कि हमने कोई ट्रांजिटिविटी रूल नहीं लगाना जब हम कॉनिकल कवर को फाइंड कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कोई इंपॉर्टेंट एफडी जिसको हम रिकवर ना कर पाएँ, ऐसे हो सकता है। लेट्स सपोज हम इसी के लिए केस में करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर कह देते हैं जी हमें क्या है, ए से जो है वो डी यहाँ पर अवेलेबल है, फाइन। तो क्या अब इस सेट के बगैर मुझे बी से डी अचीव हो सकता है? तो यस, बी से डी तो अचीव हो सकता है, फाइन, ठीक है। लेकिन क्या मुझे ए से भी अचीव हो सकता है? तो अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ तो मैं ए से डी डिफ़ाइन कर सकती हूँ, ए से सी डिफ़ाइन कर सकती हूँ, लेकिन मैं ए से बी डिफ़ाइन नहीं कर पा रही, ठीक है। तो हमने रिड्यूस करते करते एक इम्पॉर्टेंट एफडी किसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपने ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं करना, क्लियर है। अच्छा, अब एक और बात कि हमने इस तरह से कटिंग की, अगर कोई और बंदा किसी और तरीके से कट करना चाहे तो उस टाइम पर क्या होगा। तो इसी एग्ज़ाम्पल को यहाँ पे स्टेप 2 में थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स को कट करके देखते हैं तो क्या होगा। तो हमने यहाँ पे वही वाली एग्जांपल ले ली, ठीक है, फाइन। अब ये जो ट्रिवियल प्रॉपर्टी थी उसको भी निकाल दिया, अब उसके अलावा ये बचा है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हमने एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स को अगर अब यहाँ पे कट करना है तो अगर मैं थोड़ा सा इस तरह से कट कर दूँ, अब इस तरह से कट करने से क्या मुराद है
कि यहाँ पर हमने पहले स्टार्ट किया था इधर से, ठीक है। अब मैं इससे को यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। इन दोनों के मुताबिक मैं डी को कट कर सकती हूँ, यस, कट कर दिया तो मेरे पास कुछ ये बचा, बी से ए बचा। अब फिर मैं इसको इस्तेमाल करते हुए अगर इस बी को कट कर दूँ, सॉरी इस ए को कट कर दूँ, यहाँ पे गलत हो गया है, ये कट होता है, बी नहीं कट होता, बी यहीं पे आएगा, ठीक है। तो बी से ए है, फाइन, तो हम बी से ए एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, ए को कट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास आंसर बच जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद हम फर्दर कटिंग करेंगे, इन दोनों की हेल्प से हम क्या करते हैं, बी को कट कर देते हैं, तो हमारे पास कुछ ये एट्रीब्यूट्स बच जाएंगे, सॉरी ये एफ डीज़ बच जाएंगी। अब यहाँ पर ये जो एफ डीज़ हैं ये डिफरेंट हैं जो हमारे पास पहले स्टेप 2 में आई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट को चेक करें तो ए से डी निकल आया, यस, तो इसका मतलब इसको हम रिमूव कर सकते हैं, हम इसको रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट एफ डी को चेक करें तो बी निकला है, नहीं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको चेक करें, सी निकला है, यस, तो इसका मतलब है ये रिडंडेंट है, इसको हम रिमूव कर देंगे। अगेन बी से डी की बात करें तो यहाँ पर हम अगेन चेक करेंगे, डी अवेलेबल है, नहीं, तो इसका मतलब है इम्पॉर्टेंट है, और बी से ए को भी हम लास्ट पर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जब हम इसको फाइंड करते हैं तो हमारे पास ये कुछ एफ डीज़ आ रही हैं, जिसको हम फर्दर यूनियन अगर अप्लाई करें तो हम ये कह सकते हैं कि ए से बी डिफाइन हो रहा है, बी से सी डी ए डिफाइन हो रहा है, ठीक है। अब ये जो आंसर है ये आपकी जो पहली एग्जांपल है उससे डिफरेंट आंसर है, ठीक है। तो आपके पास एक रिलेशन के एक से ज़्यादा कॉनिकल कवर्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही आंसर आएगा। तो आपको जो भी आंसर मिलता है अगर आपने करेक्ट वे में उसे परफॉर्म किया हुआ है तो इसका मतलब है वो कॉनिकल कवर ठीक है, लेकिन अगर आपने कहीं पर स्टेप में किसी में मिस्टेक की है तो इसका मतलब है कि वो फिर उस वजह से इशू आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक एफ डी का एक रिलेशन का एक से ज़्यादा कॉनिकल कवर्स निकल सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक जो है आपको बेसिक सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड जो चाहिए वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नॉर्मलाइजेशन को स्टार्ट करेंगे, जो कि प्रॉबेबली कल तक आपके पास नॉर्मलाइजेशन की कुछ वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, काइंडली सब्सक्राइब एंड डू लाइक द वीडियो, थैंक यू।